जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। 30% पेशेंट्स का हार्ट अटैक के दौरान मृत्यु होने का चांस रहता है। तो इसलिए छोटा हार्ट अटैक हो तो कंपैरेटिवली मृत्यु का चांस कम है, बड़ा हार्ट अटैक तो 80-90% तक जा सकता है। इंटरनेशनल डेटा कहता है कि एवरेज अराउंड 30% है अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। अगर अप्रोप्रिएटली टाइम ट्रीटमेंट भी किया जाए, इवन एंजियोप्लास्टी भी की जाए, तो भी पेशेंट का मृत्यु दर 8-10% फिर भी होता है हार्ट अटैक के पेशेंट में। इसीलिए हार्ट अटैक के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे मृत्यु दर कम हो सके। इस टॉपिक पर काफ़ी लोगों को मैंने बात करते देखा है। लोग डिस्कशन में ज़्यादातर आपको इमरजेंसी की मेडिसिन ज़रूर बताते हैं, इमरजेंसी में सीपीआर पर भी आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हार्ट अटैक के बारे में ओवरऑल क्या क्या चीज़ों को आप कर सकते हो जिससे मृत्यु दर कम हो, और कुछ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टिप्स पर भी बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हार्ट अटैक आने से पहले अगर आप प्री प्लान करके रखोगे तो आपको हार्ट अटैक के दौरान प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। पहला चीज़ तो ये है कि इमरजेंसी में आपको एक ही चीज़ हार्ट अटैक के दौरान बचा सकती है, वो है आप तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल आपको शिफ्ट किया जा सके। तो इसके लिए जब भी किसी को, आपको या आपके फ्रेंड या रिलेटिव को लगता है कि हार्ट अटैक का डाउट है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि एम्बुलेंस को कॉल करिए। बाकी सब कुछ अगर आपको जो भी करना है उसके बाद करना है, क्योंकि होता ये है कि हम बाकी सब चीज़ अरेंज करने में लग जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करना ही भूल जाते हैं, और 10 से 15 मिनट एम्बुलेंस को आने में जो टाइम लगता है वो टाइम कई बार वेस्ट हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए आपने एम्बुलेंस को कॉल करने में लेट किया, तो एम्बुलेंस को ट्रैवल करके आपके घर तक पहुंचने में और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी तो एडिशनल टाइम लगेगा। इस दौरान अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है, ऑब्वियसली हार्ट अटैक के केसेस में पेशेंट की कंडीशन 5 मिनट के अंदर भी बिगड़ सकती है। 5 मिनट के अंदर बात करता हुआ पेशेंट भी कोलैप्स हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, जिसमें कुछ ना कर पाओ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो एम्बुलेंस को आपको कॉल करना है, कि एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी रहती है। ज़्यादातर आपको प्रेफरेबली कार्डियक एम्बुलेंस को ही कॉल करना है। आप इमरजेंसी के लिए कोई भी हॉस्पिटल जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या जहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस है, उनका नंबर अपने पास सेव रखें। एम्बुलेंस किस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो उसका नंबर अपने पास सेव रखें, या कोई इमरजेंसी स्पीड डायल में उसको रख के रखें, या इमरजेंसी में जहाँ पे आप फ़ोन रखते हैं या इमरजेंसी जहाँ पे हैंडल करते हैं कोई भी, या लिविंग रूम में, इस जगह पे जहाँ इजीली वो एक्सेसिबल हो, वहाँ इमरजेंसी नंबर्स की एक लिस्ट ज़रूर रखें, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर वहाँ कॉल करके एम्बुलेंस तुरंत बुला सके। सरकारी सुविधा भी है, 108 करके नंबर है जिस पे फ्री एम्बुलेंस सर्विस है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। पर उसमें कई बार एम्बुलेंस कब आएगी, कहाँ से आएगी और कितने कौन से हॉस्पिटल आपको शिफ्ट करेगी, एम्बुलेंस कार्डियक होगी या नॉन कार्डियक होगी, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, कई बार उसका थोड़ा सा इशू हो सकता है। ज़्यादातर सब जगह कार्डियक एम्बुलेंस और इमरजेंसी फैसिलिटी ज़्यादातर इन सारी एम्बुलेंस में अवेलेबल है, पर फिर भी आप अगर ये नंबर या कोई और प्राइवेट एम्बुलेंस का भी अगर नंबर साथ में रखना चाहे तो अच्छा है। सेकंड चीज़ ये है कि इमरजेंसी की एक मेडिसिन की किट बना के रखिए। उसको आप इमरजेंसी में ढूंढने के लिए या मातापच्ची करने के लिए आपके पास उस समय टाइम नहीं होता है, तो इमरजेंसी की एक किट में मेडिसिन में एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन, ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। एस्प्रिन में 300 मिलीग्राम या 325 मिलीग्राम की नॉन एंट्रिक कोटेड चूएबल एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन मार्केट में आती है, 325 मिलीग्राम की, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो टैबलेट। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल जहां हाई ब्लीडिंग रिस्क पेशेंट हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर इसका असर 4 से 6 घंटे के बाद चालू होगा। 600 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल ज़्यादा जो क्लॉटिंग वाले रिस्क पेशेंट है या यंग पेशेंट है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसका असर थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है, लेकिन हाँ, ब्लीडिंग रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा रोजुवास्टैटिन 40 mg या अटोरवास्टैटिन 80 mg, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट आप दे सकते हैं। इसके अलावा टिकाग्लोर को आप यूज़ कर सकते हैं, 180 मिलीग्राम यानी 90 मिलीग्राम की 2 टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं क्लोपिडोग्रेल के बदले। क्लोपिडोग्रेल और इसको साथ में नहीं देना है, दोनों अलग मेडिसिन से सेम ही काम करती हैं। क्लोपिडोग्रेल और टिकाग्लोर सेम रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, तो दोनों में से कोई एक मेडिसिन आपको देना है, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्लोर और स्टैटिन। इसके अलावा नाइट्रेट्स वगैरह के बारे में लोग बात करते हैं, एंट्री कोटेड जबान के नीचे रखने वाली ये सॉर्बिट्रेट गोली जो होती है उसके बारे में लोग बात करते हैं। इसके बारे में मैंने फुल एक डिटेल वीडियो किया है, पर मेरा ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये है कि ये गोली का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आउटडेटेड है। नलियों के अंदर जो भी क्लॉट बनता है उसमें ये इंजेक्शन गोली का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम कर सकता है, पेन को पेशेंट के कम कर सकता है, नली को थोड़ा सा डायलेट कर सकता है, दर्द माइक्रोवैस्कुलेचर को थोड़ा डायलेट कर सकता है, तो थोड़ा पेन कम हो जाएगा।
नली खुल जाएगी और हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट गलत कारणों से कई बार नाइट्रेट को लिया गया तो कई बार वो बीपी को बहुत ज़्यादा डाउन भी कर सकता है, जिसमें पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है, खासकर अगर पेशेंट का बेसलाइन ब्लड प्रेशर ही कम हो या पेशेंट को राइट साइड की नली का अगर हार्ट अटैक हो। तो वैसे केसेस में कई बार पेशेंट नाइट्रेट्स के लिए ओवर सेंसिटिव होता है, और वैसे पेशेंट में अगर आप गलत कारणों से नाइट्रेट ले लेते हो तो सडनली बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो नाइट्रेट्स लेने से पहले बेसलाइन ब्लड प्रेशर पेशेंट का पता होना चाहिए, और कौन से टाइप का हार्ट अटैक है ये पता होना चाहिए आइडियली। लेकिन ऑब्वियसली घर पे आपके पास ईसीजी तो होता नहीं है कि जो पता रहे, तो इसलिए कई बार नाइट्रेट्स को लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि भाई इमरजेंसी में लहसुन ले, अदरक ले, पता नहीं इस तरह की जो बातें करते हैं ज़बान के नीचे, वो चीज़ों के लिए उनको कलियां को खाए। देखिए ये सब में थोड़ा सैलिसिलेट होता है, लहसुन में जिंजर या अदरक में थोड़ा सा नाइट्रेट्स होता है। उसके बदले अगर आप डायरेक्ट एस्पिरिन ले ले तो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इससे कोई भी नली आपकी खुल जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ 5-10% का थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलेगा कि नलियों में जो प्लेटलेट बढ़ने की वजह से क्लॉट बनता है उसको चिपकने को कुछ हद तक कम करेगा। पर लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ों में जो सैलिसिलेट्स या नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। कितना डोज जा रहा है कितना नहीं जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उससे मच बेटर है कि आप टैबलेट्स ले लीजिए, उसमें आपको वही चीज़ मिलेगा फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में, पर वो भी कोई नली को खोलेगी नहीं, और डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा वो खा के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल जाने की प्रिपरेशन के लिए आप उसको ले सकते हो, पर हॉस्पिटल जाना अवॉइड करके आप उसको लो तो डेफिनेटली आप अपने लिए मुश्किलों को खड़ी कर रहे हो, आपको जान का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल मत करिए। ज़्यादातर इस टाइम पे मुंह को खाली रखना ज़्यादा अच्छा है। टैबलेट्स को आप निगल लीजिए, लेकिन ये लहसुन, अदरक और ये सब एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप मुंह में आपकी रह गई और वैसे टाइम पे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें जो आपने मुंह में रखी है वो श्वास नली में जा सकती है, और अगर पेशेंट की मृत्यु अरेस्ट से नहीं हो रही हो तो एस्पिरेशन से हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे टाइम पे मुंह में कुछ भी खास खाना नहीं है। इनफैक्ट मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हो तो पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड हो, बात कर रहा हो तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो जबरदस्ती उसके मुंह में टैबलेट ठूसने की कोशिश मत कीजिए। पेशेंट की कंडीशन नहीं बिगड़ती होगी तो भी बिगड़ जाएगी, और मृत्यु का दर कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन देनी ज़रूर है, लेकिन कॉन्शियस पेशेंट हो और पानी निगल सकता है, टैबलेट निगल सकता है तो बैठा के देना है, लिटा के नहीं देना। एक और गड़बड़ होती है कि आप पेशेंट को लिटा देते हो फिर देने लगते हो, लेटे लेटे श्वास की नली ऐसे फोकस हो जाती है, आप उसको जैसे ही देते हो बाई चांस उसी टाइम पेशेंट ने अगर कुछ बात किया तो सारा पानी और टैबलेट श्वास की नली में चला जाता है, पेशेंट की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को जो भी चीज़ें दे वो बिठा करके दे। एम्बुलेंस का मैंने डिस्कस किया, एम्बुलेंस को सबसे पहले कॉल करना है, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और टैबलेट्स सेकंड चीज़ है जो आपको देना है, सबसे पहले टैबलेट्स ढूंढने नहीं बैठने, पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। क्योंकि अगर घर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट जब भी होता है तो ये एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी होती है, तो अगर एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती है तो पेशेंट एक एटलीस्ट सेफ जोन में चला जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक से होने वाली 80-90% मृत्यु सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी वेंट्रिकुलर अरिथमिया की वजह से, हार्ट बंद होने की वजह से होती है। अगर ऐसे टाइम पे आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ या एटलीस्ट एम्बुलेंस में आ जाओ जहां पे डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी है तो आप कंपेरेटिवली सेफ हो जाते हैं। अगर एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है या हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है तो मुश्किल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी डिस्कस नहीं करता है, कौन से हॉस्पिटल आपको शिफ्ट होना है ये पहले से सिलेक्ट करके रखिए। आपके नज़दीक में सबसे पास में एरिया कौन सा है जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ आपको शिफ्ट होना है। आप ऐसे टाइम में किसी जनरल प्रैक्टिशनर के यहाँ पे या किसी ऐसे फिजिशियन के यहाँ पे या किसी सर्जन के यहाँ पे या किसी ऐसे डॉक्टर को जिसको आपने कभी कोई और बीमारी के लिए दिखाया था उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। पहले से आइडेंटिफाई करके रखिए कि आपको कौन से हॉस्पिटल शिफ्ट होना है। मान लीजिए आपके नज़दीक में कोई 10 या 15 किलोमीटर के पास में भी ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ कैथ लैब की फैसिलिटी है, आईसीयू केयर की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, तो आपको प्रेफरेबली वहाँ पे ही शिफ्ट पेशेंट को करना चाहिए। आप उस समय एक्सपेरिमेंट करने मत जाइए कि मैंने खांसी के लिए एक जनरल प्रैक्टिशनर को 3 साल पहले दिखाया था, उससे मेरी अच्छी पहचान है, वो उसका घर आना जाना है तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा। क्योंकि पहले आप वहाँ जाओगे वहाँ ईसीजी की फैसिलिटी भी नहीं होगी, वो आपको पेन के लिए फिजिशियन के पास भेजेगा, फिजिशियन के पास आप जाओगे वहाँ ईसीजी कराओगे, फिर वो बोलेगा हार्ट अटैक आया, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। तो ये 3 शिफ्टिंग में कई बार शिफ्टिंग के प्रोसेस में पेशेंट मर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह खाली बॉल की तरह पेशेंट शिफ्ट होता रहता है।
और जब तक वो टारगेट हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है या कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी होती है। तो आपको पहले से तय करके रखना है कि किस हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी हो तो वहाँ लेके जाना है, ताकि जब एम्बुलेंस आए या जब आपको कोई शिफ्ट करने वाला अगर ले जाने वाला हो तो आपको तुरंत उसको इन्फॉर्म करना है कि आपको इस हॉस्पिटल लेके जाना है। एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम पे कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो भी पहले से तय करके रखिए। ऐसे टाइम पे भी अगर 2-3 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे कार्डियक की फैसिलिटी भी है, तो भी जो हॉस्पिटल में आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है वहाँ पे जाइए। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट क्या बेवकूफ़ी करते हैं, एक हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे ईसीजी में बोला हार्ट अटैक है, पेशेंट मानता नहीं है कि हार्ट अटैक है, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे भी डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक है, फिर वो तीसरे हॉस्पिटल जाता है, जब तीसरा डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये हार्ट अटैक है, तब वो मानता है कि नहीं हार्ट अटैक है। तो पहले ही ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है या जिसका जो भी रेपुटेशन अच्छा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की डायग्नोसिस पे या वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पे जाइए मत, जहाँ पे आपको ट्रस्ट है वहाँ पे जाइए, और अगर वहाँ पे बोल रहे हैं तो फिर उसको मानिए। आप डॉक्टर शॉपिंग करने के लिए ऐसे टाइम पे मत निकलिए कि भाई ये डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक, अच्छा तो दूसरे के पास जाता हूँ, अच्छा तुमने भी बोला हार्ट अटैक, अभी मैं 5 डॉक्टर को पूछूंगा, 5 में जिससे जो 5 बोलेंगे वही मैं मानूंगा और फिर मैं ट्रीटमेंट चालू करूंगा। तो ये 5 डॉक्टर की शिफ्टिंग और शॉपिंग के चक्कर में 2-4 घंटे निकल जाते हैं और ज़्यादातर पेशेंट ही शिफ्टिंग के प्रोसेस में ही मर जाते हैं। तो ये टाइम बिंग जब भी हार्ट अटैक आपको आता है या जब भी क्राइसिस क्रिएट होती है तो ये डॉक्टर शॉपिंग या हॉस्पिटल शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पहले से सिलेक्ट रखिए कौन से डॉक्टर को कौन से हॉस्पिटल के पास आपको शिफ्ट होना है, और ऑब्वियसली ऐसा हॉस्पिटल ही सिलेक्ट कीजिए जहां कैथ लैब की फैसिलिटी हो या कार्डियक इमरजेंसी केयर की फैसिलिटी हो। क्योंकि कैथ लैब का मतलब यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। बाईपास की बात नहीं कर रहा हूँ, बाईपास की फैसिलिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमरजेंसी में बाईपास कभी नहीं होता। तो इसलिए अगर कोई हॉस्पिटल में कैथ लैब है और बाईपास नहीं है तो वो चलेगा हॉस्पिटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाईपास वैसे भी इमरजेंसी में हार्डली कभी होता है। और जब कभी होता है तो मृत्यु दर इतना ज़्यादा होता है कि मान के चलिए कि वो पेशेंट वैसे भी बच पाना मुश्किल है। तो अगर कैथ लैब है तो सफिशियंट है, ऑब्वियसली कैथ लैब प्लस बाईपास अगर अवेलेबल है तो बेटर है कि वो हॉस्पिटल मान लीजिए ज़्यादा अच्छा उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन अगर कैथ लैब भी है तो भी सफिशियंट है, आईसीयू होना चाहिए, कैथ लैब होना चाहिए, वेंटिलेटर सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में आपको ये चीज़ें लगती है। आप अगर किसी फिजिशियन के पास चले गए जिसका आईसीयू नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, वेंटिलेटर नहीं है तो बिगड़ने के बाद क्या करेगा, डिफिब्रिलेटर नहीं है तो दिक्कत। कई बार क्या होता है कि फिजिशियन के पास गए वहाँ ईसीजी नहीं है या इको नहीं है, ऑब्वियसली आजकल ज़्यादातर फिजिशियंस के पास ईसीजी इको होता है, पर फिर भी आप पहले से सिलेक्ट करके रखिए कि ईसीजी भी होना चाहिए, इको यानी हार्ट की सोनोग्राफी की फैसिलिटी होना चाहिए। ट्रेडमिल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्रिटिकल केयर के हिसाब से ईसीजी, इको, वेंटिलेटर केयर, आईसीयू केयर, कैथ लैब अगर हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। पर एटलीस्ट इतना बेसिक चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि जो भी हॉस्पिटल में आप जाते हो वहाँ पे मेडिसिन के अलावा, फैसिलिटीज़ के अलावा क्रिटिकल केयर कैसा है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी का टाइमिंग्स को भी थोड़ा सा पता रखना है। कई बार ऐसा भी हो चुका है या हो जाता है कि पेशेंट रात के टाइम आता है, वो डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन है, अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी कई बार दिक्कत हो जाती है, उस समय इमरजेंसी में भागा भागी हो जाती है। तो प्रेफरेबली जो हॉस्पिटल का आपका टारगेट आपने रखा है उसका नंबर भी सेव करके रख लीजिए पहले से कि मुझे फलाना ABC हॉस्पिटल पे पहुंचना है, या एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि अगर प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल A में जाऊंगा, वहां कोई नहीं मिलता है तो B में जाऊंगा, नहीं तो C। तो उन तीनों हॉस्पिटल का नंबर आप पहले से सेव करके रखिए। पहले पूछ लीजिए कि भाई मैं हॉस्पिटल A में पेशेंट को लेके आ रहा हूँ, मेरे पेशेंट को हार्ट अटैक है ऐसा लगता है, अभी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है कि नहीं, आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पूछ लीजिए फिर जाइए। नहीं तो क्या होता है इमरजेंसी में आप पहुंचते हो हॉस्पिटल, वहां पे बोल देते हैं कि साहब डॉक्टर साहब तो छुट्टी पे 4 दिन बाद आएंगे, तो आप फिर भागते हो हॉस्पिटल भी, वहां पता चला अरे डॉक्टर साहब तो अभी निकल गए, वो तो कल ही आएंगे, अब नहीं मिल पाएंगे, तो फिर आप पहुंचते हो हॉस्पिटल C। तो उससे अच्छा आप पहले से तीनों हॉस्पिटल जहां पे भी आपके जाने का टेंटेटिव चांसेस है ABC के हिसाब से, वहां पे आप नंबर्स उनके सेव करके रखिए। घर पे ही पहले एम्बुलेंस का जो आने का टाइम है उस दौरान पे ही फोन करके पता कर लीजिए कि कहाँ पे आपको पेशेंट को शिफ्ट करना है, ताकि एम्बुलेंस के दौरान ये हैंकी पैंकी और ये कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई यहाँ जाए कि वहाँ जाए, चलो वहाँ पे देखते हैं, चलो वहाँ बेड खाली है कि नहीं। एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि बेड की अवेलेबिलिटी भी आपको पता करना जरूरी है। कई बार मान लीजिए कि आपने सबसे अच्छे हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके रखा कि नहीं मैं हॉस्पिटल A में जाऊँगा जो टॉप फैसिलिटी है, मान लीजिए वहाँ पे कोई बेड अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। अब अगर हॉस्पिटल में ऑलरेडी वहाँ बेड्स
पूरा फुल है और वहाँ पे नए पेशेंट को नहीं ले रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि कोविड टाइम्स में काफ़ी हॉस्पिटल्स में हुआ कि बेड अवेलेबल नहीं था, तो पहले आपको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि भाई मैं पेशेंट को लेके आ रहा हूँ, बेड भी अवेलेबल है कि नहीं, इमरजेंसी हो अगर होता है तो वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं, कैथ लैब अवेलेबल है कि नहीं। तो वो सब चीज़ आप पहले से पूछ के रखिए, फिर आप लेके जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे जब आप पहुंचते हो और हॉस्पिटल वाले आप मना कर देते हैं पेशेंट लेने को कि साहब डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, या बेड अवेलेबल नहीं है, या वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, या हॉस्पिटल में कोई और इशू हो रखा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और उस समय आप पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्टिंग करते नजर आते हैं और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ों का, ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ों को कर रहा है। प्रैक्टिकल भाषा में आप सोचो तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि यार तो ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल का नाम रखना है, इसका रखना है। ज़्यादातर पेशेंट गलतियाँ इसी में करते हैं और 90% पेशेंट्स फ्रैंकली मैं कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक लेके पहले 10 जगह चक्कर काट के फिर ही हमारे पास आते हैं। डायरेक्ट उस सिटी में कैथ लैब की फैसिलिटी होने के बावजूद भी 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि कहाँ कार्डियक फैसिलिटी है, कहाँ क्या है, कुछ है क्या नहीं। तो ये चीज़ें जानना और उसको समझना ज़रूरी है। तो ये आज के टॉपिक का पार्ट 1 था। टॉपिक एक्चुअल में काफ़ी लंबा होगा, इसमें और भी बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और पॉइंट्स पर हार्ट अटैक के मैनेजमेंट से रिलेटेड में बात करेंगे, तो टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको अभी कट शॉर्ट यहीं पे करते हैं। सेकेंड टॉपिक में से कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के टॉपिक को संबंधित अगर कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और चीज़ आपको लग रहा है कि जो मैंने मिस किया घर पे मैनेजमेंट के रिगार्ड्स में या हॉस्पिटल शिफ्टिंग के रिगार्ड्स में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। और कोई क्वेरीज भी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई भी यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप उस सेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस कंटेंट को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते, सिर्फ शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं या ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं टॉपिक का, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस जिसमें 1 मिनट समरी होता है टॉपिक का, उसको देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे ढूंढने में तकलीफ ना हो इसलिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए, हर स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको आपकी बीमारी से संबंधित रिलेवेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उनको आप देख सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपको रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।